औपचारिक संगठन के पश्चात अब हम आते हैं उसके लाभ पर कि उस औपचारिक संगठन से क्या लाभ होते हैं। पहला, संघर्ष का अंत। औपचारिक संगठन के अंतर्गत सबके दायित्व, अधिकार सब पहले से निश्चित कर दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं होती है। कारण क्योंकि सबके दायित्व पहले से निश्चित है, सब अपने कार्य को देखेंगे और उसके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। तो किसी भी अधिकारी के पास किसी के भी बीच किसी भी प्रकार का स्ट्रगल नहीं होगा, कोई संघर्ष उन्हें नहीं करना होगा। कारण कि औपचारिक संगठन के अंतर्गत हम अधिकार दायित्व को पहले से निश्चित कर चुके होते हैं और सबका विजन बिल्कुल क्लियर होता है कि उसके अधिकार क्या है, उसके दायित्व क्या है, उसकी सीमाएं क्या है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी से किसी प्रकार का कोई दोष या कोई शिकायत नहीं होती है। सब अपना अपना काम करते हैं और जिसके सहायक है बस उसके अधीन काम करके अपनी सारी चीज़ों का जो है समापन कर सकते हैं। जो भी संघर्ष है उसका उद्देश्य की प्राप्ति। जब औपचारिक संगठन के अंतर्गत काम किया जाता है तो नियम, नीति, कार्यविधि, अनुशासन के आधार पर काम होता है। जब आप इन सब चीजों का पालन करके काम करते हैं, निश्चित एक नियम के अनुसार काम करते हैं, तो उद्देश्यों की प्राप्ति अवश्य होती है। उद्देश्यों की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। उसका कारण यह है कि संगठन हम बनाते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य अगर आप औपचारिक संगठन के आधार पर कर रहे हैं तो वो आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता ही है। उत्तरदायित्व का निश्चयन, इसके अंतर्गत किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है, किससे वो प्रश्न पूछा जाना चाहिए, ये सब चीजें पहले से निर्धारित कर दी जाती है। इसलिए उत्तरदायित्व का निर्धारण पहले से ही कर दिया जाता है। इसलिए किसी भी बात की जानकारी अगर हमें लेना है तो किसी भी प्रकार की समस्या होती नहीं है, क्योंकि पहले से ही निश्चित होता है कि कौन से अधिकारी उस काम के लिए उत्तरदायी हैं। उसे पूछा जा सकता है वो काम हुआ या नहीं हुआ। अतः उत्तरदायित्व निश्चित हो जाने से लाभ होता है। विशिष्टीकरण के लाभ। औपचारिक संगठन के अंतर्गत सभी के अधिकार दायित्व निश्चित हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपने एक ही प्रकार के काम को निरंतर करते हैं, करते करते वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, विशेषज्ञ हो जाते हैं। जब हर कर्मचारी अपने अपने काम में विशेषज्ञ होता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उत्पादन भी बढ़ता है और संस्था को भी उसका लाभ होता है। बार बार निरीक्षण की जरूरत नहीं होती है और संस्था प्रगति करती है। मितव्ययिता। औपचारिक संगठन में सब अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम करते हैं। अनावश्यक गतिविधियों पर नियंत्रण हो जाता है, अनावश्यक खर्चे बंद हो जाते हैं, उन खर्चों पर नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि सभी के उत्तरदायित्व पहले ही निश्चित कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से जब सारे खर्चों में कमी हो जाती है, समय पर काम होने लगता है, तो अपने आप मितव्ययिता आने लगती है। और जब कम खर्चीली कोई पद्धति होती है तो लागत में कमी आती है और लागत में कमी आने से उत्पादन वृद्धि होती है और हम सस्ते मूल्य पर उपभोक्ताओं को माल प्रदान कर सकते हैं केवल इस मितव्ययिता के कारण, और हम प्रतियोगिता में टिक सकते हैं। इसलिए औपचारिक संगठन के अंतर्गत नियमानुसार काम होने से अपने आप मितव्ययिता आने लगती है। वहीं इसमें कुछ दोष होते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ लाभ है तो कुछ दोष है। पहलपन का अभाव, या पहलपन का अभाव का मतलब होता है कि औपचारिक संगठन के अंतर्गत पहले से ही ये योजना बना दी जाती है, निर्धारित कर दिया जाता है कि किसको क्या काम करना है। जब आपने किसी व्यक्ति को बता दिया, कर्मचारी को निश्चित कर दिया कि आपको ये काम करना है, तो वो व्यक्ति उसी के अनुसार काम करेगा। पहलपन का मतलब होता है अपने तरफ से उसे किसी भी प्रकार की विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं होती है।
उसे काम को कैसे करना है ये पहले ही बता दिया जाता है, तो उसे उसी अनुसार काम करना होता है। इसलिए उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और विचारों को रखने की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। पहलपन मतलब विचार को रखना, क्योंकि क्या विचार करना है वो तो पहले से ही उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा बना दिए गए हैं। इसलिए व्यक्तिगत जो आपके विचार है उसका अभाव होता है। व्यक्तिगत संबंधों की समाप्ति, संगठन के अंदर आप जैसी कार्य करने के लिए जाते हैं तो आप अपने पद के अनुसार ही कार्य करते हैं, अपनी पोस्ट के अनुसार ही आपको व्यवहार करना पड़ता है। वहां कोई आपका रिलेशन नहीं होता, कोई आपका पर्सनल व्यक्ति नहीं होता है, सिर्फ प्रोफेशनल, केवल व्यापारिक रिलेशन होते हैं। जो जिस पोस्ट के लिए व्यक्ति वो उसी के अनुसार से जाना चाहेगा और जो उसके अधीन जो व्यक्ति काम करे वो उसी के अनुसार कार्य करेगा। इसलिए उनके व्यक्तिगत रिलेशन जो भी हो वो समाप्त हो जाते हैं, केवल व्यापारिक संबंध उनके बीच रहते हैं। नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जिसको हम तानाशाही बोलते हैं, हमने पहले से ही निश्चित कर दिया कि ये ऊंची पोस्ट पर है, ये नीची पोस्ट पर है। तो जो उच्च स्तर पर पद वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा निम्न स्तर के व्यक्ति को हमेशा एक नीची दृष्टि से देखता है। नौकरशाही पनपता है, एक विचार आ जाता है कि मैं उच्च पोस्ट पर हूं, ये नीची पोस्ट पर है। इससे नौकरशाही प्रवृत्ति बढ़ती है, तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ती है और वह व्यक्ति निचले स्तर के व्यक्तियों से हर प्रकार के काम करवाने की कोशिश करता है, आदेश देता है और किसी भी तरीके से काम को पूरा करवाने का प्रयास करता है। और संदेशवाहन में बाधा, प्रबंध के स्तर हो जाते हैं। उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा निम्न स्तर के अधिकारी आदेश पहुंचता है तो कई बार क्या होता है कि बीच में कई अधिकारी उस मैसेज को भेजने में विलंब कर देते हैं, इसलिए कई बार वो मैसेज पहुंच ही नहीं पाता है। या निचले स्तर के अधिकारी को उच्च स्तर तक कोई शिकायत भेजना है और कई बार बीच के जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं वो शिकायत को ऊपर तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता, या बहुत ज़्यादा लेवल होते हैं तो अनावश्यक समय लगता है। तो ये कठिनाइयाँ इसके अंतर्गत आती है। समन्वय एवं सहयोग का अभाव, वैसे तो औपचारिक संगठन में समन्वय और सहयोग होता है, लेकिन एक दोष के तौर पर देखते हैं कि कई बार इनके बीच नौकरशाही प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए उच्च और नीच स्तर के जो मालिक और कर्मचारियों के जो विचार होते हैं उनमें अंतर आ जाता है, अमीरी और गरीबी का फर्क आ जाता है। परिणाम स्वरूप उनके विचार में अंतर आने के कारण न तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं और न सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। कारण क्योंकि उनके बीच एक स्तर, एक पोस्ट का जो है बाधा आ जाती है। इसलिए हर स्तर के कर्मचारी का आपस में समन्वय संभव नहीं हो पाता है और उनके आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं।